Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita, presenting here with the important topic of Indian Constitution. In today's lecture, we will discuss about the sources of Constitution. As you know very well that Indian Constitution is a borrowed constitution. सो मैनी जो एस्पेक्ट्स हैं, मैनी जो पार्ट्स हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस के, अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें से जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उन सबको उठाकर हमने अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया है। और पिछली क्लास में मैंने आपको फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी डिस्कस करवा दिया था और उससे पहले हम प्रीएम्बल भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर चुके हैं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप जो वो पिछले लेक्चर हैं उनको भी रिवाइज करते रहिए। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिफोर डिस्कसिंग टूडेज लेक्चर ऑफ सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आई वांट टू रिमाइंड द प्रीवियस लेक्चर. द प्रीवियस लेक्चर इज फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज टोटली बेस्ड ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. I have decided to revise the following factual information that is very important for pre-exams. In the previous lecture, the dates and the जो constitutional assembly थी उनके जो members हैं और उनका किसने हेड किया था वो सारा का सारा हमने डिस्कस किया था। चलो उसमें से कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है रिवाइज कर लेते हैं। उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि जी जो क्रिप्स मिशन जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसी के थ्रू जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बनने की शुरुआत हुई और जो फर्स्ट फेज़ था वो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था, जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी। उसके बाद वो मीटिंग जो यानी कि जो फेज़ था वो 14 अगस्त 1947 तक चला और सेकंड फेज़ स्टार्ट हुआ 29 अगस्त 1947 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। और एनफोर्समेंट कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। और उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और ड्राफ्टिंग किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? BN राव के द्वारा। और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? जो ड्राफ्टिंग कमेटी के स्टार्टिंग में जो हेड थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो ड्राफ्ट पर किसने जो है उसका रिपोर्ट को के लिए अपॉइंट किया गया, किसको अपॉइंट किया गया उस रिपोर्ट के लिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और जो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट था वो कौन था कॉन्स्टिट्यूशन के बाद? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उससे पहले कौन बने थे? 2 दिन के लिए किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको ये थोड़ा सा माइंड में आ गया होगा, क्योंकि अब जब डेली थोड़ा थोड़ा हम रिवाइज़ करेंगे लास्ट लेक्चर को तो कि हमें जो रिवीजन होती रहेगी तो हमारा जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एज यू नो वेरी वेल दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। वो हमारी डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र की बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है। और इसके अंदर इसे यही बोला जाता है कि अम्ब्रेला ऑफ राइट है, यानी कि अधिकारों का एक छाता है जो सिटीजन को फ्री और फेयर सोसाइटी में, इनकी सोसाइटी में उसको फ्रीली जीने के लिए वो बनाया गया है। तो उस छाते के अंदर जो अधिकार हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी हैं और कुछ अदर जो राइट्स हैं वो भी उसमें दिए हुए हैं। तो उसको तो हम बाद में जो नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स क्या होता है? स्रोत का मतलब साधन, यानी कि कोई भी चीज़ जब शुरू होती है, जैसे रॉ मटेरियल होता है, उसी तरीके से संविधान को बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो है कहाँ से आया। ये तो आप सभी जानते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे विश्व में सबसे लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, यानी कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और कोडिफाइड का मतलब उसको लिखित रूप से जो है अडॉप्ट किया गया था। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमें उस टाइम में बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। फर्स्ट टाइम में ऐसा कुछ डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हो रहा था, तो उसकी वजह से हमें जो भी विश्व के जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनसे मिलकर जो भी हमें इम्पोर्टेंट या जो ये लगा कि हमारे जो माहौल में, हमारे जो सोसाइटी के अंदर जो एडजस्ट कर सकता है, हमने उन राइट्स को अडोप्ट कर लिया। वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने अडोप्ट कर ली। और ऐसा नहीं है कि ये जो अगर अडोप्ट कर लिया या बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कमी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कमी नहीं है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर अच्छा है और उसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जैसे अपनी कंट्री में कुछ हद तक ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो वो जो है बुरा हो जाएगा। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन बुरा भी है और अगर जो इम्प्लीमेंट कर रहा है उसे, जो अथॉरिटी उसे इम्प्लीमेंट कर रही है, उसकी अगर इच्छा अच्छी है, बैड इंटेंशन नहीं है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अच्छा हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट कि ये जो सोर्सेज हैं ये आप क्या मान के चलोगे। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये।
फर्स्ट है स्ट्रक्चरल, जो स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चर कैसे बना, कैसे इलेक्शन होने, कैसे सरकार होगी, क्या पार्लियामेंट होगी, क्या कुछ होगा, वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। फिलोसफिकल पार्ट, फिलोसफी जैसे फंडामेंटल राइट के बारे में फिलोसफी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, ये क्या है, फिलोसफीज है, तो वो जो पार्ट था वो यूएसए से लिया गया। और जो पॉलिटिकल पार्ट है कि देश के अंदर जो है राज्य कैसे किया जाए, स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर का मतलब है कि किस प्रकार से एक्ट पास होगा, किस प्रकार से जो वोटिंग राइट होंगे, यानी कि स्ट्रक्चर का मतलब है कि हम रन कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर जो है वैसे तो तैयार हो गया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसने स्ट्रक्चर बनाने में हमारी काफ़ी हेल्प की थी। और पॉलिटिकल पार्ट में जो ब्रिटिश जो रूल है वहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे रन होता था उसी तरीके से हमने उसको फॉलो किया। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि स्ट्रक्चरल पार्ट कहाँ से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। और फिलोसफिकल पार्ट कहाँ से लिया गया, वो यूएसए से लिया गया। और पॉलिटिकल पार्ट कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश इंडिया से लिया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप माइंड में रखना। फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है, ये जो है 1935 में आया। ये जो अंग्रेजों जो ब्रिटिश इंडिया थी उनके द्वारा लाया गया। और ये जो एक्ट था इसमें 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल थी। और धीरे धीरे ये जो एक्ट किस पर बेस्ड था, ये 4 सोर्स थे इस एक्ट के। पहला तो जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, गोलमेज जो कॉन्फ्रेंस बोला जाता है हिस्ट्री के अंदर। तीसरी जो है वाइट पेपर का सोर्सेस में डाला गया, और ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट, यानी कि 4 सोर्सेस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाने के लिए। एक तरीके से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो लीगेसी आप इसे बोल सकते हो, विरासत इसे बोल सकते हो, कि इसी के आने की वजह से ये विरासत है हमारी, और इसके आधार पर ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार हुआ। पहली जो फीचर हमने ली, फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम का मतलब ये होता है कि 2 हाउसेज होंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि जो राज्यसभा है, और फेडरल असेंबली। तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो है उसे अपर हाउस बोला गया, यानी कि परमानेंट बॉडी। जो राज्यसभा है वहाँ पर क्या है, परमानेंट बॉडी है, वो कभी लोकसभा की तरह डिसॉल्व नहीं होती, हर 5 साल बाद वहाँ इलेक्शन नहीं होते, लेकिन वहाँ हर 2 साल के बाद जो है मेंबर जो है 1/3 मेंबर जो है वो बदल दिए जाते हैं। और सेकंड है फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली जो हमारा लोकसभा है वहाँ पर क्या है कि 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। तो ये जो सिस्टम है लोकसभा राज्यसभा का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लाया गया। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, कैसे जो है प्रशासन किया जाएगा, किस तरीके से अथॉरिटीज़ होगी, जैसे यूपीएससी हो गया, या कैसे उनकी भर्तियां की जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव में एग्जीक्यूटिव वर्क होता है, तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया। इमरजेंसी प्रोविज़न, जो हमारे देश में 3 तरह की इमरजेंसी है। कौन कौन सी इमरजेंसी है, एक तो फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी, और एक जो आप उसे बोलोगे, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, इमरजेंसी के जो कंसेप्ट है कहाँ चला गया माइंड में, वो क्यों दिमाग में नहीं आ रहा। 3 प्रकार की इमरजेंसी हमारे यहाँ लगती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी तो हाँ 360 में है, और एक होता है नेशनल इमरजेंसी जो 352 में है, और एक है स्टेट इमरजेंसी 356 में। पता नहीं क्यों माइंड से ये जो स्लिप कैसे हो गया, ये माइंड में टिप्स पे रहता है, पर चलो देर आए दुरुस्त आए, जैसे भी मेरे माइंड में आ गया, चलो अच्छी बात है। तो इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया था। उसी तरह से आगे है इसमें पब्लिक सर्विस कमीशंस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का जो ऑफिस है वो भी जो स्टेट लेवल पे जो गवर्नर होता है, जो सारे रूल्स फॉलो करवाता है, जो ओथ दिलवाता है, वो सारा का सारा जो प्रोविज़न है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया। इसके बाद है ब्रिटिश प्रैक्टिस। ब्रिटिश प्रैक्टिस से हमने क्या लिया, ब्रिटिश प्रैक्टिस से हमने लिया जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो हमने उसमें से काफ़ी कुछ कंसेप्ट लिया है। फर्स्ट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, उस तरह की जो फॉर्म, संसद के अंदर क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हेड होता है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है। 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अमेरिका में जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इंडिया में पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री में प्राइम मिनिस्टर हेड हो जाएगा, तो नॉमिनल हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। और पार्लियामेंट फॉर्म की सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि इसके अंदर अपोजिट पार्टी को भी चेक एंड बैलेंस, यानी कि जो भी गलत कोई एक्शन लिया जा रहा है उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाने का अधिकार होता है। तो ये कंसेप्ट आया। उसके बाद द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजन। हमारे देश में जो सिंगल सिटीजनशिप है
कि अगर कोई हरियाणा का रहने वाला है या यूपी का रहने वाला है या तमिलनाडु का रहने वाला है, अगर वो भारत का नागरिक है तो उसको भारत की एक सिटीजनशिप मिलेगी। ऐसा नहीं कि हरियाणा का अलग है, तमिलनाडु का अलग है, यूपी का अलग है। तो सिंगल सिटीजनशिप का जो फॉर्मूला है वो भी हमने इंग्लैंड से बोरो किया है। रूल ऑफ लॉ लॉ जो है वो बेसिकली जो है, रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि लॉ का रूल चलेगा, जो गवर्न किया जाएगा किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, पर जो ये कंट्री के अंदर रूल चलेगा। ये जो रूल ऑफ लॉ आप मान सकते हो कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, आर्टिकल 14, जो इक्वल जो माना गया है सभी को, समानता का अधिकार जो माना गया है, वो रूल ऑफ लॉ के अंदर फॉल करता है। जब हम इक्वलिटी बिफोर लॉ पढ़ेंगे उसमें रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट जो है एविडाइसी का, वो हम अच्छे से डिटेल में करेंगे। वैसे आर्टिकल 14 है कि आर्टिकल 14 कहता है कि हर एक व्यक्ति को इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वलिटी बिफोर लॉ मिलेगा। और जो सिंगल सिटीजनशिप का मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करा दिया था, इसके अंदर भी वही टेरिटरी वाइज जो भी चीज़ है वो सारी होगी। फिर इसके अंदर है लॉ मेकिंग पावर्स, प्रोसीजर्स। लॉ मेकिंग जो प्रोसीजर है कि पहले आप लोकसभा में पास करवाओ, फिर राज्यसभा में पास करवाओ, फिर प्रेसिडेंट की असेंट लो, वो सारा का सारा सिस्टम जो है वो ब्रिटिश से लिया गया है। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर और हिज रोल, स्पीकर जैसे हर एक जब भी संसद होती है उसमें एक स्पीकर होता है कि जो किसी भी पार्टी का नहीं माना जाता, वो इंडिपेंडेंट होता है, और उसकी क्या भूमिका है कि कोई भी अगर गलत एक्ट कर रहा है, एमपी कर रहा है, तो उसके बाद जो भी पार्लियामेंट में कोई गलत एक्ट होगा तो उसको रोकने का काम करता है। एक तरीके से आप मान के चलते हो जैसे जेल में जेल वार्डन होता है, हॉस्टल में हॉस्टल वार्डन होता है, इसी तरीके से स्पीकर जो है वो वार्डन होता है। उसके बाद है रिट्स। रिट जो है 5 तरीके की रिट्स है। हैबेस कॉर्पस, हैबेस कॉर्पस का मतलब है कि किसी व्यक्ति को अगर किसी ने इलीगल तरीके से, गलत तरीके से डिटेन कर रखा है, रोक के रखा है कहीं पर, तो उसकी रिट जो है हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम आर्टिकल 32 के तहत लगा सकते हैं और हाई कोर्ट में हम आर्टिकल 226 के तहत लगा सकते हैं। सेकेंड रिट है इसमें मैंडामस। मैंडामस का मतलब है कि कोई भी जो एक ऑर्डर है ऊपर वाली कोर्ट का, उसका नीचे वाली कोर्ट में जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो ड्यूटी परफॉर्म करेंगे और उस ऑर्डर को मानेंगे। सर्सियोरी क्या है कि ये क्या करता है कि कोई ऑर्डर निचली कोर्ट ने पास कर दिया, उस ऑर्डर को कैंसिल करवाने के लिए जो रिट फाइल की जाती है उसको बोलते हैं सर्सियोरी। प्रोहिबिशन का मतलब, चौथी रिट है प्रोहिबिशन और फिफ्थ है को वारंटो। जो प्रोहिबिशन रिट है वो क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करता है, लोअर कोर्ट को किसी भी एक्शन को करने से रोक देता है, यानी कि आप उसे स्टे भी बोल सकते हो। और को वारंटो का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के पास एक ऑफिस उसने होल्ड कर रखा है। एक ऑफिस होल्ड करने का मतलब है कि किसी को कोई ड्यूटी दे दी और वो इस ड्यूटी से बाहर होकर कोई काम करता है, तो उसको रोकने के लिए जो है को वारंटो की रिट डाली जाती है। तो ये रिट का जो है हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब भी किसी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हम रिट लगाकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कंपनसेशन डिमांड कर लेते हैं और हमारे फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन हुआ उसके लिए पनिशमेंट भी दिलवा सकते हैं। तो ये तो हो गया रिट का कंसेप्ट। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब ये कह रहा है कि एक प्रोसीजर सेट किया गया है लॉ के द्वारा कि आपको इस तरीके से ये काम करना है। मान लो किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी गई है, तो फांसी की सज़ा का क्या प्रोसीजर है कि उसको तब तक लटकाया जाएगा जब तक कि उसकी जान ना निकल जाए, और उसको रस्सी से लटकाया जाएगा। ये हमारे CRPC जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, ये CRPC के प्रोविज़न में दिया हुआ है जो फांसी से रिलेटेड है। पर ये एक प्रोसीजर है एस्टेब्लिश बाय लॉ। अगर ये कह दिया जाए कि किसी व्यक्ति को खुले बाज़ार में या खुले चौक पर फांसी देनी है, तो वो आप नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं बना हुआ है। यानी कि जो प्रोसीजर लॉ में लिख दिया गया आपको वो प्रोसीजर ही फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कहता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, और जो ब्रिटिश प्रैक्टिस से लिया गया है। इसके बाद है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत कुछ लिया गया है, क्योंकि अमेरिका ने किसी टाइम में खुद गुलामी सहन की थी। 1700 की जो सदी जो थी उस टाइम में 17वीं सदी में जो अमेरिका आज़ाद हुआ और उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा फंडामेंटल राइट के अधिकार को समझा और उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी। तो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स से जो अमेरिका से क्या लिया गया, सबसे पहली चीज़ प्रियम्बल ली गई है। जब मैंने प्रियम्बल का लेक्चर डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रियम्बल है वो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल ऑफ इंडिया है और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है। प्रियम्बल वहाँ से लिया गया है। फंडामेंटल राइट जो हमारे मूलभूत अधिकार है, आर्टिकल 12 से लेके 32 तक, उसमें फंडामेंटल राइट्स डिसाइड किए गए हैं। ये जो फंडामेंटल राइट होते हैं हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं कि हर एक व्यक्ति को इक्वल अधिकार सोसाइटी में मिल सके।
और 6 तरह के जो फंडामेंटल राइट्स है, 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो आर्टिकल 32 में है, जब रिट लगा के हम अपने राइट को वहाँ से कोर्ट के थ्रू जो है एनफोर्स करवाते हैं। उसके बाद है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है कि सेंटर, फेडरल का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मेन हेड होगी, यानी कि जब भी सेंटर और स्टेट का कोई इश्यू राइज होगा उस इश्यू में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यानी कि जो फेडरल सेंट्रल को बोला जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो सेटिंग यानी कि सारा का सारा कंट्रोल करेगी। तो फेडरल स्ट्रक्चर जो है सेंट्रल स्टेट का जो कंसेप्ट है वो वहाँ से लिया गया है, यूएसए से, अमेरिका से। जुडिशल रिव्यू, जुडिशल रिव्यू का क्या काम होता है? जुडिशल रिव्यू का काम होता है इंटरप्रेटिंग करना कॉन्स्टिट्यूशन को, कि जब कोई ऐसा लॉ बन गया, जो लॉ जो है जब उसकी वायलेशन की बात उसमें होती है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या कोई ऐसा वायलेशन की बात होती है, तो उसके अंदर क्या है कि जुडिशल रिव्यू करवाया जाता है कि वो जो एक्ट है या वो कोई भी ऐसा फंक्शन जो उसने कर दिया, पार्लियामेंट ने कर दिया, कोई एक्ट पास कर दिया, कोई ऑर्डिनेंस पास कर दिया, अगर वो फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो उसको हम जो है कोर्ट में ले जा सकते हैं, आरटी रिट के तहत भी और सिंपल भी। और उसके बाद जो है कोर्ट जो है उस पर इंटरप्रेट करेगी कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, क्या ये फंडामेंटल राइट का हनन है या नहीं है। तो ये जो जुडिशल रिव्यू के पीछे का जो प्रिंसिपल है वो बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि जब फंडामेंटल राइट की बात आती है तो उस टाइम में एक इशू भी आया था, हमने केशवानंद भारती के केस में देखा था कि जब ये बात उठी थी कि क्या प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है या प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो केशवानंद भारती के केस में ये बोला गया था हाँ ये प्रेम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है वो जो है डैमेज नहीं होनी चाहिए, यानी कि बेसिक जो ढांचा है संविधान को बनाने का उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है, ये थ्योरी आई कहाँ से है? ये जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है ये थ्योरी जुडिशल रिव्यू से निकल के आई है। ये जुडिशल रिव्यू का मतलब होता है जब जो कोर्ट होती है वो किसी भी अपने फैसले पर रिव्यू करती है, पुनर्विचार करती है, तो उसे बोलते हैं रिव्यू। इसी तरीके से जब इमरजेंसी लगी हुई तो इंदिरा गांधी ने भी कुछ रूल्स को वायलेट किया था, तो उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने जो है जो 39 अमेंडमेंट संशोधन और 41 संशोधन जो हुआ था तो उसके वायलेशन के लिए कोर्ट में रिट डाली गई थी, जुडिशल रिव्यू हुआ था, उसमें जो वायलेशन जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। तो जुडिशल रिव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निभाती है। अगर जुडिशल रिव्यू ना हो तो जो पार्लियामेंट है, जो गवर्नमेंट है, वो मनमाने फैसले ले सकती है और हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर सकती है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, दिस इज़ ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारे जो देश में है वो 3 भागों में बटा हुआ है, सारा सिस्टम जो है 3 भागों में बटा हुआ है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर होगा, जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव जो कुछ भी फैसले हैं जो लिए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करवाना, लेजिस्लेचर जो कानून बनाना, और जुडिशरी का मतलब जो उन पर अपनी व्याख्या देना। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी में किसी प्रकार का किसी भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का कोई भी उसमें इंटरफेरेंस नहीं है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। और ऐसा करके 2014 के अंदर एक एक्ट पास किया था पार्लियामेंट के द्वारा, उसमें ये था कि जो जजेज है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, उनकी भर्ती जो है सरकार के द्वारा की जाएगी, तो उसको भी जुडिशरी ने नल एंड वॉइड का मतलब नील डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि अगर वो हो जाता तो उसके बाद जो इंडिपेंडेंस थी जुडिशरी की वो तो ख़त्म ही हो जाती। उसके बाद है इलेक्टोरल कॉलेज है, जो इलेक्टोरल कॉलेज है किस तरीके से इलेक्शन करवाया जाएगा और हमारा जो वोटिंग राइट है वो सारा का सारा जो है यूएसए से लिया गया है। प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर और आर्म फोर्सेज, जो आर्म फोर्सेज है, जो आर्मी की फोर्सेज है, उनका सुप्रीम कमांडर जो है, सबसे बड़ा कमांडर जो है वो कौन है? वो प्रेसिडेंट है। ये भी चीज़ हमने यूएसए से ली गई। इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, हर एक व्यक्ति को इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी कि मान लो 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक जैसी क्वालिफिकेशन है, एक जैसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, एक जैसे धर्म से बिलोंग करते हैं, तो उनको इक्वल राइट्स होगा। दोनों को अगर एजुकेशन है तो उसका राइट इक्वल होगा, दोनों को अगर जॉब है तो उसका राइट इक्वल होगा, उसमें किसी प्रकार का आप भेद नहीं कर सकते। लेकिन जो रिजर्वेशंस दिया हुआ है अलग अलग कैटेगरी को, वुमेन को, बच्चों को, SC ST को, BC को, उनको जो है इस कैटेगरी से अलग रखा गया क्योंकि वो इक्वल नहीं है किसी भी मायने में।
उसके बाद है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर जो मैंने बताया दिया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में जो अलग अलग पावर डिवाइड की गई है उसे बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो वो भी हमने यूएसए से लिया। इसके अलावा एक चीज़ और मैं इसमें बताना आपको भूल गई, पॉइंट मैं लिखना भूल गई, ऐड करना भूल गई। वो पॉइंट ये है कि जो प्रेसिडेंट का और जजेस का जो रिमूवल होता है, प्रेसिडेंट और जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को, उनको हटाने के लिए जो है इम्पीचमेंट किया जाता है। इम्पीचमेंट महाअभियोग लाया जाता है आर्टिकल 61 में कॉन्स्टिट्यूशन के। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह के लिए जो 124 का 4 भाग है उसके तहत जो है इम्पीचमेंट का प्रोसीजर चलाया जाता है। और ये सब कुछ जो जजेस का जो प्रोसीजर है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत चलाया जाता है। तो ये तो जो था मेन ऐसे सोर्सेज थे जो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। आयरलैंड, ये जो लास्ट स्लाइड थी ये गलती से आ गई, डबल टाइम जो है ये तैयार हो गई है, तो इसको हमें छोड़ देना है। और उसके नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया? आयरलैंड के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उससे हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिए कि स्टेट कोई रूल बनाएगी तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं 36 से लेकर आर्टिकल 36 से 50 तक, उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये बताया गया है 36 से 51 तक, उसमें ये बताया गया है कि जो भी सरकार कोई डिसीजन बनाएगी या कोई कोर्ट में कोई एक्ट लाएगी तो वो स्टेट पॉलिसी, राज्य की जो नीतियाँ किस प्रकार डिसाइड होंगी, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं उसी के हिसाब से डिसाइड होगी। उनके अंदर जैसे अब ट्रिपल तलाक वाला मैटर जो उठा था तो वो आर्टिकल 44 के तहत जो ट्रिपल तलाक का बिल लाया गया और एक्ट पास किया गया वो था यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि सभी के लिए इक्वल सिविल कोड होना चाहिए। हर एक धर्म का अलग अलग पर्सनल लॉ होता है जो उनके धर्म पर अप्लीकेबल होता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि वो वुमन है और वुमन को सभी को इक्वल राइट होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, चाहे कोई भी रिलीजन क्यों ना हो। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा में मेंबर नॉमिनेट करके भेज दिए जाते हैं हर एक पार्टी की तरफ से। क्या होता है कि कई बार एमपी का इलेक्शन तो हार जाते हैं और उसके बाद उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। मान लो ये मनमोहन सिंह के राज में यही हुआ था, जब मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था तो वो एमपी नहीं थे, उनको बाद में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर दिया गया था। जो राज्यसभा का सदस्य होता है वो भी एमपी ही होता है। तो इस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री की अपनी पोस्ट को जिया। मेथड ऑफ इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होगा, जो 1 प्रोपोर्शनल जो वोट सिस्टम है उसके तहत होगा, तो वो सारा सिस्टम जो हमने आयरलैंड से लिया। ये जो इलेक्शन है वो हम जब प्रेसिडेंट का कंसेप्ट करेंगे उस टाइम मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। कनाडा से हमने क्या लिया? कनाडा से हमने लिया क्वेजी फेडरल फॉर्म। क्वेजी फेडरल का मतलब है कि जो फेडरल सिस्टम है सेंट्रल और स्टेट का, फेडरल सिस्टम वो होता है जिसमें सेंटर और स्टेट हो, इक्वल पार्टिसिपेशन हो, और जब स्टेट और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो तो स्ट्रॉन्ग कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। तो वो जो सिस्टम है वो हमने कनाडा से लिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर कैसे डिवाइड की जाएगी, जैसे एग्जीक्यूटिव और सेपरेशन ऑफ पावर यूएसए से लिया कि इनकी पावर सेपरेट होगी, लेकिन आप डिवाइड कैसे करोगे वो सारा का सारा कंसेप्ट जो है हमने कनाडा से लिया। फिर है रेजिडुअल पावर। रेजिडुअल पावर वो होती है जब यूनियन और स्टेट के बीच में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है कोई एक्ट के रिगार्डिंग। मान लो स्टेट ने भी एक लिखकर मतलब शराब से रिलेटेड कोई एक्ट बना दिया और यूनियन ने भी बना दिया, तो अब जो यूनियन का एक्ट है वो प्रिवेल करेगा, वो होता है रेजिड्यूरी पावर्स। अब हम बात करते हैं वेमार जर्मनी। वेमार जर्मनी का दूसरा नाम है, वहाँ से क्या क्या लिया गया? इमरजेंसी पावर टू बी एंजॉयड बाय यूनियन। जो इमरजेंसी पावर गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 से हमने ली थी, वो इमरजेंसी पावर सिर्फ उसमें बताई गई है कि इमरजेंसी पावर ली गई है। उस इमरजेंसी पावर को कौन एंजॉय करेगा, यानी कि उस इमरजेंसी पावर को चलाने का, वो लागू करने का अधिकार किसके पास है? यूनियन के पास है। ये चीज़ हमने लिया जर्मनी से। और अगला जो कंसेप्ट है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी लगी हुई है उस टाइम जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड हो जाएंगे, उसके रिगार्डिंग जो प्रोविज़न लिया गया वो लिया हमने जर्मनी से। इसी तरीके से रशिया आज जिसको हम रूस बोलते हैं, वो किसी टाइम में सोवियत यूनियन होता था, क्योंकि उस टाइम वो कंबाइन होता था। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। और एक बात आप और याद रखिए, जो रशिया का एक हिस्सा तो एशिया में फॉल करता है और दूसरा हिस्सा जो है वो यूरोप में फॉल करता है। और यहाँ से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो ड्यूटीज़ क्या होती हैं 51A में जो ऐड की गई थी 1976 अमेंडमेंट से, वो उसमें ये लिखा गया है कि जब इंसान का कोई राइट होता है तो उसकी ड्यूटीज़ भी होती है। अगर आपका राइट है कि आपको कोई नहीं मारेगा तो आपकी ड्यूटी भी बनती है कि आप किसी और की पिटाई नहीं करोगे। तो जहाँ भी जैसे 51A है 51A है, जहाँ भी A B C ऐसा कुछ दिया होता है,
इसका मतलब होता है कि वो बाद में अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो जस्टिस है प्रियम्बल में, वो भी हमने सोवियत रूस से लिए, जो प्रियम्बल में मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट। जो ट्रेड है, जो बिजनेस करना है, व्यापार करना है किसी भी देश के साथ, वो जो व्यापार का जो सिस्टम है किस तरीके से होगा, वो हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद है नेशनल लेजिस्लेचर। नेशनल मतलब सेंटर, सेंटर का जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, वो लॉ बना सकती है किसके रिगार्डिंग? ट्रीटीज़, जो भी कोई संधि की गई है दूसरे देश से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या इंटरनेशनल लेवल पे। और तो और जो नेशनल लेजिस्लेचर है, वो जो फेडरल जुरिस्डिक्शन है, इसका मतलब जो स्टेट के पास भी जो कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं ट्रीटी के, संधि के, वहाँ पर भी नेशनल जो है सेंटर जो लॉ बना सकती है, जो हमने रेजिड्यूरी पावर में पीछे पढ़ ही लिया था। कंकरेंट लिस्ट, 7 शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसपे सेंटर के पास ही पावर होती है लॉ बनाने की। स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसपे सिर्फ स्टेट ही लॉ बना सकती है, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो सेंटर के जो रूल्स हैं, लॉ है, वो प्रिवेल करेंगे। थर्ड जो है वो है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची, यानी कि इस सूची में जो भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट पर सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकती है, लेकिन वही बात है कि जब दोनों में डिस्प्यूट हो गया तो रेजिड्यूरी पावर में सेंटर के पास आ जाएगी। उसके बाद है हमारे पास साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया? जो अमेंडमेंट का जो सिस्टम है, किस तरीके से अमेंडमेंट होगा, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया। और राज्यसभा के जो इलेक्शन है मेंबर्स के, वो किस तरीके से होंगे, किन किन की वोटिंग होगी, विपक्ष की कितनी वोटिंग होगी, पक्ष की कितनी वोटिंग होगी, वो सारा का सारा सिस्टम जो हमने साउथ अफ्रीका से लिया। इसको डिटेल में हम डिस्कस तब करेंगे जब हम राज्यसभा का कंसेप्ट करेंगे। वैसे तो हमारे पास जो है जुडिशरी में तो राज्यसभा से रिलेटेड कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक पॉइंट्स है, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं डिस्कस करूँगी। जैसे राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, कितने सदस्य कहाँ से होते हैं, टोटल कितने होते हैं, वो सारा कुछ एक इम्पॉर्टेंट है। राज्यसभा लोकसभा से कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। हम इंडियन पॉलिटी के हिसाब से नहीं करेंगे, इंडियन पॉलिटी में पूरा कवर होता है, जैसे IAS है और HCS के पेपर हैं, ये PCS के पेपर हैं, वहाँ पर क्या है पॉलिटिक पूरी कवर की जाती है। लेकिन हमें जुडिशरी की कंसेप्ट में देखना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीएम्बल हो जाता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इस बार जो है काफ़ी इशू में था, तो सिटीजन के ऊपर भी हम टॉपिक करेंगे, फंडामेंटल राइट के ऊपर भी करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गया, उसके बाद ड्यूटीज़ होगी, फिर प्रेसिडेंट के बारे में आ गया कि, और प्रेसिडेंट के बारे में भी कुछ फैक्चुअल्स हैं, लोकसभा राज्यसभा का फैक्चुअल है। और उसके बाद हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, वो इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिनको हमें डिटेल में करना जरूरी है, वो मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी। और जहाँ मुझे लगेगा कि सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है फॉर एग्जाम पर्पजेज, तो मैं सिर्फ उतना ही मैटर आपको करवाऊंगी। क्योंकि अगर हम राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट और गवर्नर इन सब का डिटेल में अगर कंसेप्ट करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि पॉलिटी के हिसाब से हमें तैयारी नहीं करनी। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने का सबसे पहला हमारा जो टारगेट होता है वो होता है कि हमें क्या पढ़ के चलना है, वो नहीं कि सारा पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात आती है जापान की। जापान जो है, जापान से हमने लिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि लॉ की जो प्रोसेसिंग है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की प्रोसेस कैसे होगा, लॉ कैसे लागू किया जाएगा, क्या प्रोसेसिंग होगी लॉ की, तो वो जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया, वो हमने जापान से ली है। तो इस प्रकार से हमने आज का जो सोर्स का जो टॉपिक है वो कवर कर लिया। आपको ये भी रटना पड़ेगा क्योंकि ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो कंसेप्ट है कौन सी कंट्री से लिया गया है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज के रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट्स थे, जितने भी सोर्सेज थे, वो मैंने आपसे अच्छे से डिस्कस कर लिए। अगर किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो और लेक्चर जो है आज का पसंद आया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस लेक्चर को शेयर कीजिए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक जनरल टॉपिक भी होता है और लीगल साइंस में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है।
आई होप आपको ये जो डाउट्स हैं वो आप धीरे धीरे क्लियर हो ही जाएंगे। और कोरोना में जो है आप थोड़ा सा अपने सेहत का भी ख्याल रखिए, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, मास्क का यूज़ कीजिए और हाथों को धोते रहिए और घर से बाहर आप कम से कम निकलिए। और अपने फैमिली मेम्बर्स का भी आप ध्यान रखिए, अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए, तुलसी की चाय पीजिए, अदरक की चाय पीजिए। आई होप आप इनको फॉलो करेंगे। थैंक यू।